वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए बहुत सारे मैसेजेज आए कि मैम हमें ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला जो चैप्टर है वो समझा दीजिए। मैंने आपको यहाँ पर थंबनेल में दिखाया कि एक मार्कर, और मैंने सेकंड आपको एक रबड़ दिखाई, थर्ड मैंने आपको एक स्केल दिखा। इन चीज़ों का क्या यूज है अब आपको ये समझ में आ जाएगा। इन तीन ही चीज़ों से आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझ जाओगे। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डिमांड क्या है। अगर आपको डिमांड के बारे में नहीं पता है तो मैं जो वीडियो मैंने बनाई हुई है डिमांड वाले चैप्टर की, उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो देखिए, समझिए एक बात, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है इलास्टिसिटी, सेकंड है डिमांड। डिमांड को इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं? डिमांड देखिए क्या होती है। डिमांड है यानी कि इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप वैसे तो डिमांड हर चीज़ को कहते हो। आपने कोई भी चीज़ देखी, आप कहते हो कि मेरी मतलब ये मांग है। मांग का वो मतलब नहीं होता। मांग का जो मेन मीनिंग है इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग वो क्या है कि जो कंज्यूमर है, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड दैट कंज्यूमर आर विलिंग, यानी कि जो कंज्यूमर है वो विलिंग होगा उस गुड को परचेज करने के लिए, और एबल भी होगा यानी कि उसकी पॉकेट में पैसे भी होंगे। वेरियस प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक दिए हुए टाइम पीरियड पर। तो इसका मतलब क्या है कि दिए हुए टाइम पीरियड पर आपको उस गुड को परचेज करने के लिए आपकी इच्छा भी होनी चाहिए और आपकी पॉकेट में पैसे भी होने चाहिए और वो चीज़ मार्केट में अवेलेबल भी होनी चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे? डिमांड बोलेंगे। अब दूसरा कंसेप्ट आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखिए, जो डिमांड है वो डिमांड सिर्फ जो है, आपने डिमांड के अंदर क्या पढ़ा? आपने डिमांड वाले चैप्टर में ये चीज़ स्टडी की कि अगर प्राइस इंक्रीज करते तो डिमांड डिक्रीज करती है, यदि प्राइस डिक्रीज करते तो डिमांड इंक्रीज करती है। आपने ये पढ़ा कि प्राइस इंक्रीज देन डिमांड डिक्रीज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ आपने उस चैप्टर में, डिमांड वाले चैप्टर में एक रिलेशन को पढ़ा, यानी कि प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने से ये तो आपने डेफिनेटली देख लिया कि प्राइस जब चेंज होता है तो वो डिमांड को प्रभावित करेगा। और अदर जो जितने भी फैक्टर्स थे वो आपने क्या माने थे? कांस्टेंट माने थे। तभी आपने जब ये दोनों का रिलेशन देखा कि प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होती है या फिर प्राइस डिक्रीज होने से जो डिमांड है वो इंक्रीज होती है, जब ऐसा होता तो आपने ये क्या देखा कि एक रिलेशन है, और इसको आपने क्या बोला था कि लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। यदि अदर फैक्टर में चेंज होता है तो आप इस रिलेशन को नहीं निकाल पाओगे। तो आपने देखा कि ये क्वालिटेटिव कंसेप्ट है। तो जो क्वालिटेटिव कंसेप्ट है आप वहां पर ये फाइंड आउट नहीं कर पाए कि जो प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी में कितना चेंज होगा, इसलिए ये चीज़ अधूरी रह गई। इसी अधूरी चीज़ को पूरा करने के लिए हमने आगे मतलब जो इकोनॉमिक्स में आगे जो है एक्सटेंड करना पड़ा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। यदि उस चीज़ को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया गया होता तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि इस चैप्टर की फिर कोई नीड नहीं थी। इलास्टिसिटी आपको प्रॉपर ये बताएगी कि प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी में कितना चेंज होता है, यानी कि जब प्राइस डिक्रीज करते हैं तो उससे क्वांटिटी कितनी इंक्रीज करती है? कम से इंक्रीज करती है, बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं करती है, यानी कि कांस्टेंट रहती है, फिर डिक्रीज करती है। किस तरीके का वो रिलेशन है? तो इसी को बताने के लिए कि क्वांटिटी फॉर्म के लिए आप पढ़ोगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आपने देख लिया कि जो लॉ ऑफ डिमांड था वो क्या था, एक तरीके से सिर्फ रिलेशन दिखाता है और एक वो क्वालिटेटिव कंसेप्ट है, बट जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो एक क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है। तो आपने देख लिया कि ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड। अब उसके बाद आप देखिए क्या नीड पड़ने वाली है आपको यहाँ पर कि जो डिमांड फंक्शन था, यानी कि जो एक्स गुड्स की जो डिमांड थी वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती थी? एक वो डिपेंड करती थी खुद इसके प्राइस के ऊपर, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। सेकंड वो डिपेंड करती थी रिलेटिव कमोडिटी के ऊपर। जो आपने देखा था कि एक जो दूसरी गुड्स होती है वो क्या हो सकती है? रिलेटिव कमोडिटी। वो सब्स्टिट्यूट्स भी हो सकती है और एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकती है। सेकेंड ये क्या डिपेंड करती थी कि जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है। फिर ये किसके ऊपर डिपेंड करती थी कि आपके टेस्ट किस तरीके के हैं। उसके बाद ये इनकम के ऊपर डिपेंड करती थी और जो अदर फैक्टर जो रह जाते हैं उनके ऊपर वो डिपेंड करती थी। अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ना, जो आपके सिलेबस में जो 11th-12th की जो इकोनॉमिक्स है उस सीरीज को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, तो यानी कि चैप्टर 6 हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप पढ़ोगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर आप देखिए इलास्टिसिटी कितने तरीके की होगी। एक तो होगी आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि ये भी क्वांटिटेटिव फॉर्म में बताएगा। एक होगी आपकी एक तरीके से क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक होगी आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो तीन तरीके की इलास्टिसिटी आपने यहाँ पर
स्टडी करनी है। बट लेकिन आपके सिलेबस में ये तीनों तरीके की नहीं है, सिर्फ आपका सिलेबस जो है वो यहीं तक सीमित है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आपने देखा कि ये जो दूसरे जो फैक्टर बच जाते हैं, चाहे वो एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो टेस्ट है, चाहे फिर वो अदर कोई भी फैक्टर है, वो क्वालिटेटिव फॉर्म में है, वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में नहीं है। यानी कि क्वांटिटी जो फॉर्म दिखाता सिर्फ प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटिव कमोडिटी और इनकम। इसी कारण से जो इलास्टिसिटी है वो तीन तरीके की निकल कर आती है। अब यहाँ पर आप देखिए जो मेथड है आपका, ये आपने देख लिया कि जो प्राइस आपने यहाँ पर देखा कि डिमांड क्या है, डिमांड के बाद आपने देखा कि डिमांड फंक्शन क्या है, फिर आपने देखा कि लॉ ऑफ डिमांड कैसे बना, फिर आपने ये देखा कि इनका जो रिलेशन है वो क्वालिटेटिव है या फिर क्वांटिटेटिव है। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। फिर बाद में आपने ये भी देख लिया कि किस तरीके से हमारी जो इलास्टिसिटी है वो तीन तरीके की होगी, यानी कि इनकम, प्राइस और एक तरीके से क्रॉस इलास्टिसिटी। लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी है। अब देखिए उसके बाद हम देखते हैं, आपने देख लिया कि डिमांड का आपने मीनिंग भी देख लिया। अब इलास्टिसिटी की हम बात करते हैं। इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है? इलास्टिसिटी का एक ज़बरदस्त मीनिंग है। ज़बरदस्त मीनिंग का मेरा मतलब क्या है? यहाँ पर इलास्टिसिटी आपको ये बताने वाली है कि प्राइस में कितना चेंज होता है और उससे प्रॉपर क्वांटिटी में कितना चेंज होगा, यानी कि आप क्वांटिटी की फॉर्म में यहाँ पर आप बता पाओगे। एक बात मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहती हूँ कि जो इलास्टिसिटी है वो एक तरीके से यहाँ पर यूनिट फ्री है। यूनिट फ्री का मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पर वैल्यू निकल कर आएगी उसका ये नहीं है कि वो केजी में आएगी या फिर मीटर में आएगी या लीटर में आएगी, इस तरीके की यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। यानी कि जो इलास्टिसिटी है वो यूनिट फ्री है। उसके बाद आप देखोगे कंसेप्ट का जो इलास्टिसिटी आपको बताती है कि प्राइस में इतने % चेंज होने से क्वांटिटी में इतना % चेंज हुआ, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो मैंने आपको क्या बोला कि कंसेप्ट का मतलब है कि इतना प्राइस में चेंज हो, कितना भी है, यानी कि 5% अगर प्राइस में चेंज हुआ है तो उससे जो आपकी डिमांड है वो आपकी, अगर डिक्रीज हुआ है प्राइस तो कितने से इंक्रीज की है, या फिर इंक्रीज हुआ तो कितने से वो डिक्रीज की है। यहाँ पर एक तरीके से आप क्वांटिटी की फॉर्म में बताओगे। फिर हम बात करेंगे मेजरमेंट की, यानी कि इस इलास्टिसिटी को मेजर करने के क्या क्या तरीके हैं। इसके मेथड है कुछ। फर्स्ट मेथड है यहाँ पर परसेंटेज मेथड है, कि जो एक पॉपुलर मेथड है। इसके अंदर परसेंटेज मेथड के बारे में बात करते हैं। दूसरा है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, फिर है पॉइंट मेथड, फिर है रेवेन्यू मेथड। लेकिन आपके ये किसी भी काम के नहीं है, सिर्फ आपका जो है यहाँ पर वो है परसेंटेज मेथड। आप देखिए चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। हो सके तो इसके जो नोट्स है वो प्रिपेयर कर लीजिएगा, नहीं तो बार बार जो चीज़ें हैं वो फिर आप रिकॉल नहीं कर पाते हो। तो देखिए आपने यहाँ पर देख लिया कि कंसेप्ट क्या है, फिर इसकी मेथड कौन कौन से, बट आपने सिर्फ क्या करना, परसेंटेज चेंज यानी कि मेथड करना, सिर्फ परसेंटेज मेथड ही करना। फिर उसके बाद हम लास्ट में करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। अब देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। आपने डिमांड देख लिया, सिंपल इलास्टिसिटी का मीनिंग देख लिया, आपने डिमांड देखा कि डिमांड क्या होती है, एक प्राइस यानी कि एक अलग अलग प्राइस पर जब एक आपकी इच्छा भी हो, आप उस कमोडिटी के मतलब परचेज करने के लायक भी हो, आपकी पॉकेट अलाउ भी करती हो, तब आप उसके अलग अलग प्राइस पर जब किसी कमोडिटी की डिमांड करते हो तो वो क्या कहलाती है, डिमांड कहलाती है। इलास्टिसिटी आपने देख लिया कि परसेंटेज यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और ऊपर क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद आप देखोगे मेजरमेंट मैंने आपको बता दी। अब देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, वही मीनिंग है इसका भी कि इज ए मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा माप जिसमें क्या है, प्राइस में यानी कि खुद की वस्तु के प्राइस में चेंज होने से उसकी खुद की डिमांड में कितना चेंज आएगा। कोई भी कमोडिटी है, यदि मान लिया जाए कि उसके जो परसेंटेज यहाँ पर जो प्राइस चेंज होता है वो तो मान लिया जाए कि 5% से या डिक्रीज होता है, तो मान लिया जाए कि उसकी डिमांड कितनी हो जाए, इंक्रीज हो जाए 10% से, तो इसको हम बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर आपने देखा था कि क्रॉस इलास्टिसिटी भी होती है, इनकम इलास्टिसिटी भी होती है, बट हमारा जो फोकस रहेगा वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर रहेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एक परसेंटेज चेंज मेथड है। इस परसेंटेज चेंज मेथड से पहले मैं आपको एक बार बता देना चाहती हूँ कि जो इलास्टिसिटी है उसकी 5 डिग्री होती है। अब उन 5 डिग्री के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। पहले एक बार ये मेथड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ये डिग्री करवाऊंगी।
परसेंटेज चेंज मेथड क्या कहता है कि देखिए यहाँ पर एक माइनस का निशान है, ये इसका मतलब है जो मैंने वहाँ पर बताया कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही क्या था, इसका कंसेप्ट था। प्राइस में चेंज होने से जो कमोडिटी है उसकी डिमांड में कितना चेंज होगा, ये क्या कहलाएगा आपका परसेंटेज चेंज मेथड। इनकी प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी में जो चेंज आएगा। अब देखिए इसका कोई रेलिवेंस नहीं है, ये सिर्फ एक रिलेशन को दिखाता है। नेगेटिव का मतलब है कि सिर्फ प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होने से वो इंक्रीज होगी, तो एक रिलेशन है, इसलिए हमने यहाँ पर ये नेगेटिव साइन लगाया है। अगर आप इसको ओपन करोगे तो इस फॉर्मूले को ओपन करने के लिए क्या होगा कि चेंज हुआ है ना क्वांटिटी में, यहाँ पर प्राइस में चेंज हुआ तो कुछ ना कुछ इनिशियल क्वांटिटी रही होगी, कुछ ना कुछ इनिशियल प्राइस भी रहे होंगे। तो आप इसको इस तरीके से ओपन कर सकते हो। आप लिखोगे कि चेंज इन, यानी कि ये कोई नई क्वांटिटी है, ये कोई पुरानी क्वांटिटी है, और ये आपकी एक तरीके से इनिशियल क्वांटिटी थी। इसके बाद आप यहाँ पर परसेंटेज है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। उसके बाद देखोगे ये कोई नया प्राइस है, ये कोई पुराना प्राइस था, और ये आपका इनिशियल प्राइस है, इसलिए हम इसको यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई में होगा, 100 से 100 क्या हो जाता है, क्रॉस हो जाता है। उसके बाद आप देखिए कि यानी कि Q1 माइनस Q1 माइनस Q0 को आप क्या लिख सकते हो कि चेंज इन Q, और डिवाइड बाय क्या है Q0। उसके बाद आप क्या है, इसको क्या लिख सकते हो, चेंज इन P, इसको आप लिख सकते हो चेंज इन P, और इसको क्या लिख सकते हो, P0। इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला ड्रॉ हो जाएगा। अब इसके बाद इस फॉर्मूले का आप क्या करोगे, इस आपका जो फॉर्मूला निकल कर आया वो निकल कर आया है यहाँ पर परसेंटेज मेथड का जो है चेंज इन Q डिवाइड बाय Q0 चेंज इन P डिवाइड बाय P0। अब यहाँ पर देखिए ये 100 से कैंसिल हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। अब इसको आप क्या करोगे, एक तरीके से ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो किस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि P0 डिवाइड बाय चेंज इन P, और यहाँ पर ये माइनस आपका रहेगा। तो ये जो परसेंटेज मेथड आपका निकल कर आएगा, आप क्या करोगे, चेंज वाले एक साइड कर लोगे, और जो सिंपल वाले हैं वो एक साइड कर लोगे। तो यहाँ पर आप फॉर्मूले को लिख दोगे कि चेंज इन Q डिवाइड बाय चेंज इन P इंटू में P0 डिवाइड बाय Q0, तो ये आ जाएगा आपका परसेंटेज मेथड। तो आपने देख लिया कि जो परसेंटेज मेथड है उसका फॉर्मूला ये रहेगा कि प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी में कितना चेंज होगा। अब देखिए इससे पहले आपने एक चीज़ भी देखी थी, मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि उसके अंदर क्या है, ये आपकी पूरी इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी तो यही होती है, और ये क्या है आपका परसेंटेज मेथड भी है। अब देखिए वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, इलास्टिसिटी में और दूसरा जो एक तरीके से जो स्लोप होता है उसमें डिफरेंस होता है। अब स्लोप का भी मीनिंग जो आपको पता होना चाहिए, स्लोप का मतलब होता है ढलान, यानी कि वो खड़ा हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टीपनेस है, फिर फ्लैटनेस है। तो अगर हम इसकी बात करें खाली इलास्टिसिटी की, तो ये पूरा फॉर्मूला इलास्टिसिटी का। यदि हम स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप में सिर्फ ये आएगा, और स्लोप हो जाएगा ऐसे चेंज इन P डिवाइड बाय चेंज इन Q, तो इसका उल्टा हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखिए आप कि क्वांटिटी में चेंज होने से प्राइस में कितना चेंज होगा। आई होप कि यहाँ तक आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अब इसके आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसकी डिग्री क्या क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं, अब देखिए जो आपका जो पेपर आता है वो इस तरीके का होता है, एक मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके। जो एक मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं सिर्फ उन क्वेश्चन को वही स्टूडेंट कर पाता है जिसके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। दूसरे जो बच्चे होते हैं सबसे ज़्यादा जो मार खाते हैं वो यहीं पर खाते हैं कि उनको ये कंसेप्ट का ही नहीं पता होता, और जब तक आपको कंसेप्ट का पता नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो जो प्राइस यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इसकी डिग्री है इसकी 5 डिग्री कैसे हैं। एक तो है इसकी डिग्री यानी कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो से लेकर ये इन्फिनिटी तक होती है, यानी कि 0 से इन्फिनिटी तक जाएगी। अब इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। अब देखिए इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, ये जो मार्कर आप देख रहे हो, क्या इस मार्कर को आप मोड़ सकते हो, नहीं ना। इसी प्रकार से ये जो यहाँ पर आप बोर्ड देख रहे हो, ये व्हाइट बोर्ड जो है, क्या इसको आप इस तरीके से कोई भी मतलब इसमें चेंज है, नहीं है ना, इस दीवार में है। दूसरा देखिए ये स्केल है, इसके अंदर क्या है कि आप इसको थोड़ा सा, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है ना, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आप देख पा रहे हो। बट लेकिन इस रबड़ को देखिए आप, इसको अगर ये थोड़ा सा एक मोटा अगर पतली रबड़ का आप लोगे तो इसमें क्या है, इन सब के बजाय यानी कि मार्कर आपने देखा, स्केल आपने देखा, बोर्ड आपने देखा, दीवार आपने देखी, सबसे ज़्यादा जो इलास्टिसिटी है वो किसके अंदर है, इस रबड़ के अंदर है। तो जो ये इलास्टिसिटी है ये आपके यहाँ पर चैप्टर में काम नहीं आने वाली इलास्टिसिटी जो है वो आपकी लाइफ में भी
काम आती है। अब के अंदर जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जितने आप कम रिजिड होते हो, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। अब देखिए लाइफ में अगर आपके इलास्टिक हो, आप इलास्टिक यानी कि लोचशीलता ज़्यादा है, तो आप बेनिफिट में रहोगे। यदि आप रिजिड हो तो क्या है, ये तो क्या है, चाणक्य ने भी यही बात कही है ना कि जो मतलब जितना ज़्यादा सीधा होता है उसको उतना जल्दी काट लिया जाता है। वो किस तरीके से, देखिए जब आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में जब आप जाते हो, मान लिया जाए कि जब आप छोटे बच्चे होते थे उस टाइम पर, अब तो आप बड़े हो चुके हो, तो उस टाइम पर क्या होता है, जब आपके पेरेंट्स आपके साथ होते तो आप क्या करते हो, कोई भी आपने चीज़ मार्केट में देखी तो उसके पीछे आप जिद करते हो कि नहीं यही चीज़ मैंने लेनी है। अब जो दुकानदार है, जो एक तरीके से शॉप वाला, वो इस चीज़ को भाप जाता है कि ये बच्चा पक्का इस चीज़ को लेकर जाएगा। अगर उसने बोल दिया कि इसके रेट जो है वो 100 रुपीज़ है, तो अब क्या करेंगे पेरेंट्स, क्या उसको बोलेंगे भाई थोड़ा सा कम कर ले, लेकिन नहीं, वो कम नहीं करेगा। उसको पता है कि इस बच्चे की जो इलास्टिसिटी है वो इन इलास्टिक है, वो इस चीज़ को लेकर जाने वाला। लेकिन अब आप क्या समझदार हो गए हो, बड़े हो गए, जो आप मार्केट में जाते हो, कोई चीज़ आपको पसंद आती है और वहाँ पर आप बार्गेनिंग करने की अगर मतलब आपको लगता है कि यहाँ चीज़ों के रेट जो है वो डाउन हो सकते हैं, यानी कि अप्स और डाउन्स हैं यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, वो आपको बोलता है, जैसे कि अगर आप दिल्ली जाते हो कहीं भी किसी भी मार्केट में, जैसे सरोजनी मार्केट हुई, कोई भी अदर मतलब मार्केट जो है वहाँ पर, तो वहाँ पर आप जाते हो, जब बोलते हो ना कि वो आपको ये बोलता है कि ये चीज़ 200 रुपये की, 500 रुपये, आप ये क्या बोलते हो कि नहीं मैं तो सिर्फ 100 रुपये दूंगा, आपको देनी है तो दो। तो उसको पता है कि ये इलास्टिक है, अगर आपने इसको 100 रुपये में दे दिया तो ले जाएगा, अदरवाइज इस चीज़ को नहीं लेगा। उसी प्रकार से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक आपकी लाइफ जो है उसके अंदर यूज होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट। देखिए सबसे आज आपकी एज में जो बच्चे हैं उनके जीवन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है इलास्टिसिटी। किस तरीके से इलास्टिसिटी करती है, आपका यहाँ पर इस टाइम पर 11th 12th BA यहाँ तक, जब तक आप मतलब एक तरीके से UG करते हो, वहाँ तक आपके जो अफेयर्स के चांस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि जो अट्रैक्शन होता है लड़के का लड़की की साइड, लड़की का लड़के की साइड, वो सबसे ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर देखिए किसको बेनिफिट रहेगा, जो रिजिड हो जाएगा। जो रिजिड का क्या मतलब है कि अब आप मान लिया जाए कि एक लड़का है और एक लड़की है, वो लड़का जो उस लड़की के प्रति बहुत ज़्यादा रिजिड है, यानी कि अब उसको उसकी डिमांड है, वो उसके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। अब क्या करेगी वो लड़की, क्या हो जाएगी, भाव खा जाएगी। अब क्यों, उसको पता है कि ये मेरे पीछे पागल है। लेकिन उसके बाद आप देखिए उसके बाद होता क्या है, वो उसका क्या करेगी, नाजायज फायदा उठाएगी, उसका दूसरे उसमें चले जाइए। यदि इलास्टिक आपको कोई ये बोले कि भाई देखिए, आप मान लिया जाए कि आपका किसी के साथ अफेयर है और आप से वो बोले कि नहीं, आपके पास कॉल करता है और आप को बोलता कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, फिर तो आप क्या कहो उसको, आप उसको ये बोलो कि चलो हमेशा के लिए आप मैंने कट कर दिए, यानी कि ब्लॉक कर दिए। तो अब क्या है, अब उसको ये पता है कि नहीं मतलब ये ऐसा बंदा है कि अगर आपने इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया तो आपको ये छोड़कर चला जाएगा। तो आपको कब बेनिफिट हुआ, जब इलास्टिक हो, जब किसी भी चीज़ के प्रति आप रिजिड हो जाओगे हमेशा वहाँ पर नुकसान ही होगा आपको। तो आपने देख लिया कि जो इलास्टिसिटी है वो एक तरीके से आपको आपकी लाइफ का जीने का जो पैटर्न है वो भी आपको बताती है। तो इकोनॉमिक्स को वैसे ऐसे नहीं पढ़ा जाता, इकोनॉमिक्स ऐसी नहीं है कि आपने रट ली कहीं से भी इस तरीके से, नहीं। आप लाइफ में आपको US की इकोनॉमी के बारे में या US के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास, जो आपके आसपास जो चीज़ें घटित होती हैं, अगर आप उन डेली जो चीज़ें हैं उनको ही अगर आप देखते रहो तो वहीं से आप इकोनॉमिक्स सीख जाओगे। आप एक बर्तन साफ करने से लेकर झाड़ू निकालने तक भी आप इकोनॉमिक्स से सीख सकते हो। तो आपने देख लिया कि आपके घर के अंदर भी यही है कि आपके घर वाले यदि आपके प्रति इलास्टिक हैं तो आप ठीक ठाक रहोगे। यदि वो रिजिड हो जाते तो आप भी चढ़ जाओगे बहुत आसमान में। आप क्या सोचोगे, नहीं इनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन वही कहते हैं कि अब आप कहते हो कि नहीं अगर आपने मेरे को ये चीज़ नहीं दी तो मैं ऐसा जहर खाकर मर जाऊंगा। तो घर वाले कहीं मर जा भाई, तो तुम मरने वाले तो हो नहीं, तो उनको पता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो वेरी करेगी 0 to इन्फिनिटी। ये एक तरीके से ये रेयर केस में होता है 0 और इन्फिनिटी। अब देखते हैं यहाँ पर ये 5 टाइप्स की होती है, किस तरीके से होगी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। फर्स्ट आपने देखा कि वो क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। सेकंड जो है वो लेस देन 1 हो सकती है। थर्ड जो है वो ग्रेटर देन हो सकती है। और इसके बाद क्या होगा, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इक्वल टू 1 हो सकती है। उसके बाद देखोगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी हो सकती है। अब ये जो एक तरीके से डिग्री है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो है ये डिग्री है। अब इन डिग्री आपने देख लिया कि जो डिग्री है वो कितने हैं, 5 टाइप्स की हैं ये डिग्री है। अब देखिए जब 0 की बात करते हो तो 0 की बात करते हो तो इसका मतलब क्या है, इस तरीके से यहाँ पर OX पर आप क्वांटिटी को लोगे,
और ओ वाई पर आप प्राइस को लोगे, ये प्राइस आ जाएगा ओ वाई एक्सिस पर। अब आपने देखा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि प्राइस में कितना भी चेंज हो, यहाँ पर आप देखो क्या था कि प्राइस में चेंज होने से इनकी परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितना भी चेंज हो, प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा, इनकी क्वांटिटी आपकी 0 रहेगी। इसलिए यहाँ पर हमने बोला कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 0 है। इसका मतलब है चाहे ये चीज़ महंगी हो, चाहे ये चीज़ सस्ती हो, कोई भी मतलब इसको जो प्राइस है वो इसको इफेक्ट नहीं करता। अगर यहाँ पर आप देख सकते हो, एक नमक की अगर हम बात करते हैं, नमक महंगा हो जाए, चाहे वो 20 का पैकेट हो जाए, चाहे 50 का पैकेट हो जाए, ऐसा नहीं है कि जब वो 10 का है तो आप 4 पैकेट खाते हो और जब 50 का हो जाएगा तो आप 1 खाओगे, नहीं, नमक की क्वांटिटी तो उतनी ही रखोगे। उसी प्रकार से जो आप खाना खाते हो, जो आप एक तरीके से जो गेहूं का यूज़ करते हो, वो भी क्या होता है, एक तरीके से इनइलास्टिक होता है। इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। अब देख लीजिए यहाँ पर, ये परफेक्टली इनइलास्टिक का क्या मतलब है कि यहाँ पर आप देखोगे प्राइस और यहाँ पर क्वांटिटी। अब देखिए जब प्राइस है इसके 5, तब मान लिया जाए कि आप 50 यूनिट परचेज करते हो, प्राइस हो गए इसके 15, तब भी आप 50 यूनिट परचेज करते हो, प्राइस हो गए इसके मान लिया जाए कि 25, तब भी आप 50 यूनिट परचेज करते हो, तो आपकी क्वांटिटी में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो यहाँ पर आप देखो आपने क्या किया, क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट रही, चाहे आपके प्राइस इंक्रीज हो फिर डिक्रीज हो, ये आपकी क्वांटिटी को प्रभावित नहीं करेगा। ये दूसरी बात ये भी हो सकती है कि यहाँ पर एक तरीके से इनइलास्टिक के अंदर इसको आप क्या बोलोगे, परफेक्टली इलास्टिक। सॉरी, इनइलास्टिक। यानी कि बिल्कुल पूर्णतया अलोचशील है, यानी कि इसमें लोचशीलता नहीं है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, बिल्कुल मार्कर की तरह है। तो यहाँ पर आपने देखा कि फर्स्ट आपने डिफाइन कर दिया परफेक्टली इनइलास्टिक। दूसरा हम बात करते हैं सेकंड की, परफेक्टली इलास्टिक या रिलेटिवली इलास्टिक आप इसको बोलते हो। इसका मतलब क्या होता है सेकंड वाले का, इसको हम बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। ओ एक्स पर हमने क्वांटिटी को लेते हैं वही सेम, और ओ वाई पर हम प्राइस को लेते हैं। अब देखिए ये आपको बताता है, ये वाला जो है ये आपको बताता है कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज हुआ, यानी कि प्राइस में चेंज हुआ थोड़ा सा 2% के लगभग, लेकिन जो डिमांड है आपकी वो चेंज हो जाती है। जो डिमांड में फ़र्क पड़ता है, मान लिया जाए कि यहाँ पर ये आपके 10% पड़ जाए या 8% पड़ जाए, जब जितने से प्राइस चेंज होता है अगर उससे ज़्यादा से आपकी क्वांटिटी चेंज हो जाए तो हम उसको बोलते हैं लोचशील, या एक तरीके से रिलेटिवली इलास्टिक हम इसको ये बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर आप डायग्राम में लिख लोगे कि पहले यहाँ पर प्राइस इतना है, ओ पी प्राइस है, ओ क्यू क्वांटिटी है। अगर प्राइस में चेंज होता है इतना, लेकिन जो क्वांटिटी है वो चेंज कर जाती है इतने से, क्यू से Q1 हो जाती है। यहाँ पर ये प्राइस है आपका, यानी कि प्राइस पी से पी बनो। आप देख पा रहे हो कि प्राइस में चेंज क्या है, यानी कि चेंज इन प्राइस क्या है, कम है, और चेंज इन क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी में चेंज है, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी और ये जो आपका चेंज इन प्राइस। अब देखिए अगर आप इन पॉइंट्स को मिला देते हो तो जो आपका इलास्टिसिटी कर्व होगा वो इस तरीके का होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, दो चीज़ें अगर आप समझना चाहो, देखिए अगर आप 11th-12th में पढ़ते हो तो हो सकता है इन चीज़ों को आप स्किप कर सकते हो, बट लेकिन अगर आप इन चीज़ों को यहीं सीख लेते हो तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या है, ज़्यादा है, इसको क्या बोलोगे कि इलास्टिसिटी क्या है, ग्रेटर देन 1 है। बट यहाँ पर अगर मैं आपसे ये पूछूँ स्लोप कैसा है, इसका स्लोप है कम है या ज़्यादा, तो आप में से मोस्ट ऑफ बच्चे ये कहेंगे इसका स्लोप ज़्यादा, बट लेकिन इसका स्लोप क्या है, कम है। और मैंने आपको बताया कि पूरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है कि P अपॉन में Q इंटू में चेंज इन Q डिवाइड बाय चेंज इन P, ये इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है। लेकिन जब स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप का मतलब होता है कि चेंज इन P डिवाइड बाय चेंज इन Q, ये हमारा स्लोप होता है। स्लोप का मतलब है ढलान। अब देखिए इसका ढलान कैसा है, ढलान बहुत कम है ना, तो इसलिए यहाँ पर आपने देखा कि जहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा है वहाँ पर स्लोप क्या है, कम है। ये हर केस में लागू नहीं होता, बट यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि स्लोप ये है कि क्वांटिटी में चेंज हुआ, क्वांटिटी में क्या हुआ, ज़्यादा चेंज हुआ, और प्राइस में क्या हुआ, कम हुआ। ऊपर वाला क्या है, कम है, इसलिए स्लोप भी क्या है, कम है। इस स्लोप कम का क्या मतलब होता है, स्लोप कम का मतलब इसकी ढलान कम है। अगर देख लिया जाए कि बोर्ड है,
और मान लिया जाए यहाँ पर कोई भी एक मेज़ रखी हुई है, अगर मान लिया जाए कि हम एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि कोई मेज़ है, अब यहाँ पर अगर आप माज मारकर रख के चली जाती तो कल यही मुझे मिलेगा अगर इसको कोई नहीं छेड़ेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर बोर्ड पर लटका दूँ और मारकर कल मुझे यहाँ पर मिले, नहीं, लटका दिया तो दूसरी बात है, बट यहाँ छोड़ने से तो एक सेकेंड भी नहीं लगेगी इसको नीचे आने में। जब जहाँ पर एक सेकेंड भी नहीं लगती, जहाँ पर बहुत कम समय लगता है नीचे आने में, वो उसका स्लोप ज़्यादा होता है, और जहाँ पर बहुत यानी कि टाइम लगता है कुछ भी चीज़ को नीचे आने में, तो उसका स्लोप कम होता है। तो आपने देख लिया कि यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद आप देखोगे कि लेस देन 1। अब ये लेस देन 1 का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, बट जो क्वांटिटी है उसमें कम से चेंज हुआ। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसी वस्तु है, वो पहले वाली अब इलास्टिसिटी वाली में क्या था कि ऐसी वस्तु, ये ऐसी चीज़ थी जिसको आप बहुत जल्दी स्किप कर पाओगे, यानी कि जिसको ज़रूरत ऐसा कि अगर ये सस्ती होती है तो परचेज कर लेते, यदि इसके प्राइस बढ़ जाते तो हम इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसको डिक्रीज कर देते हैं। इतनी ज़्यादा ये एक तरीके से हम इसके प्रति रिजिड नहीं है। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर ये लेस देन 1 है। लेस देन 1 का क्या मतलब है कि आपको ये कमोडिटी ऐसी है जिसको आप बहुत ज़्यादा, आपके प्राइस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस डिमांड को प्रभावित नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले? देखिए, अब यहाँ पर प्राइस अगर मान लिया जाए कि आप किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा हैबिट होती है, हैबिचुअल होते हो किसी चीज़ के, जैसे शराबी लोग होते हैं ना, शराब पीने वाले। अब आपने देखा था कि जैसे कोरोना आया था, कोरोना के बाद जो है ये जितने भी शराब की दुकानें थी वो बंद कर दी गई थी। लेकिन जैसे ही अब सरकार के पास पैसा नहीं रहने के कारण से, जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने अपने स्टेट में जैसे शराब की दुकानें खोली तो कितनी लंबी लंबी कतारें वहाँ पर लगी। और उनसे जब पूछा गया कि आप बताइए कि आप इतना कोरोना है और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि नहीं, हम हमारे देश की जीडीपी इतना डाउन चली गई, हम जीडीपी को ऊपर लेकर आ रहे हैं। तो उन्होंने ये एक्सक्यूज़ दिया। तो इसका मतलब क्या है कि उन, और शराब के प्राइस क्या हुए? जो 500 रुपये की बोतल थी वो कितनी की होगी? 1500 की, 1000 की, तब भी लेकिन वो उसको परचेज कर रहे थे। किस कारण से? क्योंकि वो उसके प्रति, यानी कि वो हैबिचुअल है, उसके प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होने से उनकी डिमांड के ऊपर प्रभाव तो पड़ता, लेकिन इतना नहीं। जो एक शराबी है 3 दिन में मान लिया जाए कि 3 बोतल पीता, वो 2 पी लेगा, इससे कम नहीं, या फिर एक तो पिएगा ही पिएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो प्राइस जो है यहाँ पर ज़्यादा डिमांड का इफेक्ट नहीं करते। तो यहाँ पर आप देखिए, OX पर हमने क्वांटिटी को लिया और OY पर हमने प्राइस को लिया, OY एक्सिस पर, ये O एक्सिस है। अब हमने क्या दिखाना? अब हमने दिखाना कि प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज, ये प्राइस है आपका और ये क्वांटिटी है। अब देखिए, प्राइस P से आप इंक्रीज करके भी दिखा सकते हो कि पहले प्राइस हमारा ये है, प्राइस P से P1 हो जाता, क्वांटिटी Q से Q1 होती है। इसका उल्टा ये चेंज इन प्राइस है और ये चेंज इन क्वांटिटी है। तो आप देख पा रहे हो कि क्वांटिटी में कम चेंज है और प्राइस में कम चेंज है। अब ऐसी कमोडिटी है जिसको आप यानी कि छोड़ तो पाते हो, लेकिन बहुत कम ही मतलब छोड़ पाते हो। प्राइस जितना ज़्यादा, जितने से प्राइस चेंज होता है उससे कम इफेक्ट पड़ता है आपकी क्वांटिटी पर। तो इसका मतलब क्या है? इसका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करा होगा वो कैसा होगा? इस तरीके से ये हो जाएगा। तो इसको बोलोगे आप लेस देन 1। अब देखिए, स्लोप इसका क्या है? ज़्यादा, ढलान ज़्यादा है। अब देखिए दूसरा यहाँ पर, इसके बाद हम बात करते हैं एक तरीके से 3 आपने देख लिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1। अब 1 का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, ये जो 1 है कि जितने से प्राइस में चेंज हुआ है उतने से ही क्वांटिटी में चेंज होगा। मान लिया जाए कि प्राइस है और ये क्वांटिटी है। अब जो प्राइस में चेंज हुआ इतने से, यानी कि P से P1 हुआ, अब इसको आप सेम रखोगे, इतना क्या हुआ? क्वांटिटी में चेंज हो गया। तो जितने से प्राइस में चेंज हुआ है उतने से ही क्वांटिटी में चेंज हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1। अब देखिए, यहाँ पर आपने देख लिया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज इन प्राइस इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जितने से उनका प्राइस बढ़ता है उतने से उनकी डिमांड घट जाती है, और जितने से उनका घटता है उतने से उनकी डिमांड बढ़ जाती है। ये इस तरीके की डिग्री है। अब देखिए, इन्फिनिटी की हम बात करते हैं। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि प्राइस में क्या है, थोड़ा सा भी चेंज होने की ज़रूरत है, या तो डिमांड 0 को अप्रोच कर जाएगी अगर इंक्रीज हो जाता है, या फिर अगर प्राइस डिक्रीज हो जाता तो डिमांड बहुत ज़्यादा से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो इलास्टिसिटी एक तरीके से डिमांड करा होता है वो इस तरीके का होता है। OX पर हम वही क्वांटिटी रखेंगे और OY पर हम बात करेंगे प्राइस की।
अब देखिए ये जो है प्राइस यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक इसका मतलब है कि यदि प्राइस थोड़ा सा भी अगर इंक्रीज करता है, इससे ऐसी कमोडिटी है, तो आप क्या है उसकी डिमांड जीरो कर दोगे। यदि डिक्रीज कर जाता है तो ये बहुत ज़्यादा से इंक्रीज कर जाएगी। तो आपने देख लिया यहाँ पर कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज होने से डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा से इंक्रीज कर जाती है। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा कि ये जो केस है और ये जो केस है ये रेयर केस होते हैं, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसा भी नहीं होता कि प्राइस में जब चेंज हो हमारी जो क्वांटिटी उसमें बिल्कुल भी चेंज ना हो, और ऐसा भी नहीं होता कि थोड़ा सा प्राइस चेंज हो जाए तो पता नहीं हम कितना मतलब जो है कमोडिटी को इतना ज़्यादा परचेज कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हाँ ये तीनों जो है कहीं ना कहीं फिर भी रिलायबल हैं, बट ये जो है एक्सट्रीम हो जाती हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू जीरो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इन्फिनिटी। आई होप कि यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। इसके आगे हम एक्सटेंड करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग। चलिए अब हम देखते हैं कि वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ ए कमोडिटी आर, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रभावित करते हैं। किस कारण से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा हो जाती है, किस कारण से वो इनइलास्टिक होती है, किस कारण से इलास्टिक होती है, वो ये फैक्टर हैं जिनके कारण से जो इलास्टिसिटी में चेंज आता है। अब देख लीजिए क्या फैक्टर है। फर्स्ट है कि नेचर ऑफ कमोडिटी, यानी कि कमोडिटी किस नेचर की है। देखते हैं कि आवश्यकता की वस्तु है, भाई ऐसी तो नहीं है। मान लिया जाए कि दवाई है, कोई भी मान लीजिए कोई भी एक पेशेंट है, मान लिया जाए कि उसको कोई भी किसी इस तरीके की बीमारी है जिस बीमारी के लिए उसको दवा चाहिए ही चाहिए, तो वो क्या है हो जाएगी, एक आवश्यकता की वस्तु हो जाएगी। उसी प्रकार से जैसे नमक होता है, ये इस तरीके का आटा होता है, ये भी क्या होती है, आवश्यकता की वस्तु होती है। देखिए जब आवश्यकता की वस्तु की बात करते हैं, कोई मेडिसिन की बात करते हैं या फूड ग्रेन की बात करते हैं, तो इनकी डिमांड जो होती है वो होती है इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का क्या मतलब होता है कि इसको आप छोड़ नहीं सकते। दूसरा है कि कंफर्ट, कंफर्ट के अंदर क्या आ जाएगा, कंफर्ट यानी कि जो आराम की वस्तु होती है, जैसे पंखा चाहिए गर्मियों में आवश्यकता की वस्तु है, रेफ्रिजरेटर चाहिए तो इनकी डिमांड होती है इलास्टिक। यदि ये बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं तो इनको लोग क्या है कम यूज करते हैं, अगर ये सस्ते हो जाते हैं तो इनका, लेकिन अमीर के लिए इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लग्जरी, देखिए एसी जो होता है, अब लग्जरी क्या है कि मिडिल क्लास के लिए एसी क्या लग्जरी कमोडिटी है, बट लेकिन अमीर की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अमीर को ये जो एक तरीके से ये जो चीज़ें वो इफेक्ट कम करती हैं। तो जो लग्जरी वस्तु होती है उनके लिए और कुछ लग्जरी होगा जो अमीर होते हैं, बट लेकिन अगर हम सिंपल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, सिंपल में एक एसी क्या, इसकी जो डिमांड होगी वो क्या होगी, मोर इलास्टिक होगी। इसका इलास्टिक का क्या मतलब था, यानी कि ये क्या है, इलास्टिक का मतलब है कुछ चेंज है, इसमें तो बिल्कुल भी चेंज नहीं था, इसमें क्या कि कुछ चेंज है। जैसे कि आपने देखा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, ये क्या हो जाएगी आपकी मोर देन 1, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक से ज़्यादा होगी। तो आपने देख लिया कि नेसेसिटी की इनइलास्टिक होती है, कंफर्ट की इलास्टिक होती है, और जो एक तरीके से लग्जरी जो वस्तुएं होती है, बहुत महंगी वस्तुएं होती है, उनकी मोर इलास्टिक होती है। इसके बाद है कि अवेलेबिलिटी ऑफ ए सब्स्टिट्यूट्स, यानी कि जो वस्तुएं हैं उनके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है या नहीं है। अगर कोई भी कमोडिटी आप कंज्यूम करते हो, अगर उसके प्राइस बढ़ जाते हैं और उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट्स अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको वो चीज़ परचेज करनी पड़ेगी, तब आपके लिए उस प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक हो जाएगी। बट अगर उस प्रोडक्ट के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं तो जैसे ही एक सब्स्टिट्यूट्स महंगा होता है तो आप उसको दूसरे सब्स्टिट्यूट्स के ऊपर मूव कर जाओगे, वहाँ पर इलास्टिसिटी डिमांड क्या हो जाएगी आपकी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। अब इनकम के लेवल की बात करते हैं कि भाई आपका इनकम का लेवल कैसा है। एक जो लोग होते हैं आपने देखा होगा 3-4 कैटेगरी में बटे होते हैं, अमीर होते हैं, मिडिल क्लास होती है और बिल्कुल पुअर होते हैं। पुअर से भी पुअर होते हैं, जैसे आपने देखा होगा फुटपाथ पर जो लोग रहते हैं जिनका अपना कोई घर नहीं होता, एक वो लोग होते हैं, एक बहुत जो आसमान में रहते हैं, यानी कि जो एक बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, अडानी अंबानी की, यहाँ पर टाटा की आप बात कर लेते हो, उनकी जो ये डिमांड होती है, चाहे कोई चीज़ महंगी है चाहे कोई चीज़ सस्ती है, उनको ये चीज़ें प्रभावित नहीं करती। बट जो इनकम, जो एक तरीके से जो इनकम का लेवल है, मिडिल क्लास की जो इनकम का लेवल है, वो अगर इनकम ज़्यादा है आपकी तो वो भी इलास्टिसिटी को प्रभावित नहीं करेगी, बहुत ज़्यादा रिच की। लेकिन जो मिडिल क्लास का जो होता है उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है।
अब लेवल ऑफ प्राइस की हम बात करते हैं, यदि है कॉस्टली गुड यानी कि बहुत महंगी वस्तु है, तो जैसे कि लैपटॉप की हम बात कर लेते हैं, तो जब उसकी क्या होगी, एक तरीके से ग्रेटर देन 1 होगी। जैसे ही ये सस्ता होगा हम भागकर उसको परचेज कर लेंगे, जैसे ही महंगा हो जाएगा उसकी डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन जो इन एक्सपेंसिव होते हैं, इनकी जिनके ऊपर कम खर्चा होता है, जैसे कि नीडल सुई होगी, माचिस बॉक्स होगा, साल्ट होगा, तो इनकी क्या होती है, इन इलास्टिक होती है। फिर है कि पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, यानी कि क्या आप अपने कंजम्पशन को पोस्टपोन कर पा रहे हो या नहीं। कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको मार्केट में लेने के लिए जाते हैं, बट अब वहाँ पर वो बहुत महंगी मिलती है, तो हम सोचते हैं, क्या देखते हैं कि नहीं, जैसे कि आप स्टार्टिंग में सर्दी स्टार्ट होती है और आप कोई भी एक ब्लेजर लेने के लिए मार्केट में जाओ और उसके रेट वो आपको बोले कि 10,000 का है, तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि नहीं, इसको मैं ऐसा करता हूँ कि जैसे ही सर्दी जाने वाली होंगी और फरवरी में या फेब में, इस तरीके से आप क्या करोगे, तब इसके रेट क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, उस टाइम पर मैं इसको ले लूँगा। तो इसलिए क्या हुआ कि जिस कंजम्पशन को आप पोस्टपोन कर पाते हो, जिसको आप अब छोड़ सकते हो, तो उसकी क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। फिर है कि नंबर ऑफ यूज, यानी कि अगर किसी कमोडिटी के यूज ज़्यादा हैं और या फिर कम है, यदि कमोडिटी का यूज कम है, यूज का मतलब क्या है कि आप उसको सिर्फ एक ही जगह यूज कर सकते हो, उसका कोई दूसरी जगह यूज नहीं है, तो उसकी होगी इनइलास्टिक। मगर अगर उसके बहुत सारे यूज है, जैसे कि हम दूध लेकर आते हैं, दूध से क्या होता है कि अगर दूध के रेट हो जाए 500 रुपये पर केजी, तो उससे क्या होगा कि आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा चाय बना लोगे। अब उसको क्या करोगे, ना तो आप दही बनाने वाले हो उससे, ना उससे पनीर बनाने वाले हो, तो जो अदर जो चीज़ें आप करते थे वो उनको छोड़ दोगे, क्यों, अब वो महंगा हो गया। तो आपने देखा कि इसकी क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। वैसे ही बिजली की हम बात करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी देखिए शहर में जो होता है वो प्रॉपर बिल पे करते हैं लोग, लेकिन आप गांव में देखोगे तो इतना थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वहाँ पर क्या, जैसे ही अब आप देख रहे हो कि हर गाँव के अंदर आप देख रहे हो कि बाहर जो है मीटर लगने वाले हैं, तो अब क्या होगा, पहले क्या, अगर आप एक गाँव के अंदर जाओ, एक शहर के अंदर जाओ, शहर में क्या करते हैं लोग, जैसे ही अंदर आएंगे क्या करेंगे, लाइट ऑन करेंगे, जैसे ही बाहर जाएंगे उसको ऑफ करेंगे, और बहुत ही कम जगह उसका यूज करते हैं, यानी कि जितनी देर वो बैठेंगे उससे भी आधे टाइम तक वो एसी का यूज करेंगे। लेकिन गांव में क्या होता है कि पूरी रात एसी चलाएंगे, पूरा दिन, और दरवाज़ा खोल कर चलाएंगे। क्यों, अभी उनके पास एक तरीके से आप देखोगे कि वो क्या है, एक तरीके से रेट कम है, बट जैसे ही अब मान लिया जाए कि इलेक्ट्रिसिटी जो पर यूनिट महंगी हो जाएगी, तो पर यूनिट महंगी होने से क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए इसका यूज कम हो जाएगा, लोग हीटर नहीं चलाएंगे, लोग जो है गर्म पानी बिजली से नहीं करेंगे, तो ये यूज क्या हो जाएंगे, उसके कम हो जाएंगे। अगर ये सस्ती हो जाएगी तो इसके बहुत सारे यूज बढ़ जाएंगे, अगर ये महंगी हो जाएगी तो इसके यूज कम हो जाएंगे। इसलिए क्या होती है, ग्रेटर देन 1। फिर है कि शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, कि आप कौन सी ऐसी कमोडिटी है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, और कौन सी ऐसी कमोडिटी जिनके ऊपर आपकी इनकम का थोड़ा पार्ट खर्च होता है। जिनके ऊपर आपकी इनकम का थोड़ा पार्ट खर्च होता है, जैसे आप न्यूज़पेपर लेते हो, तो न्यूज़पेपर कितना होता है कि 100-150 रुपये में आपको पर मंथ मिल जाएगा, तो उसका कम खर्चा है। ऐसे ही आप मतलब एक तरीके से पेस्ट लेते हो, अब उसका भी खर्चा क्या है। अब जैसे सोप लेते हैं कि नहाने का साबुन लेते हो, ये क्या है, एक तरीके से आपकी इनकम का बहुत ही कम पार्ट इनके ऊपर खर्च होता है। तो आप देख लेना, जो जिसके ऊपर जो भी आप देखोगे आपकी इनकम का जहाँ पर ज़्यादा खर्च होगा उसके लिए इलास्टिक होगी, जहाँ पर खर्च कम होगा उसके लिए इन इलास्टिक होगी। अब देखिए टाइम पीरियड क्या, अगर है थोड़ा समय, अगर है ज़्यादा समय, थोड़े समय में आपकी इलास्टिक होगी, थोड़े समय में जो लोग होते हैं वो अपनी हैबिट को चेंज नहीं कर पाते, बट लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या हो जाएगी, इलास्टिसिटी उसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो देखिए ऐसा नहीं है कि मान लिया जाए कि अब आप लड़के हो, लड़के को बोला जाए कि कल से ऐसा सूट सलवार पहन कर आना, तो क्या हो जाएगा, वो एक दिन में अपनी हैबिट थोड़ा चेंज कर सकता है। मान लिया जाए कि ऐसा ही कल्चर आ जाए कि यहाँ पर तो धीरे धीरे क्या होगा, पैटर्न चेंज होगा। ऐसे ही बोला जाए लड़की को किसी को कि कल गजनी बन कर आना, कि अपने सारे हेयर जो है हेयर कट ऐसा गजनी वाला करवाना, तो क्या है, इतना जल्दी थोड़ा कर सकते हो। थोड़ा सा कोई भी जब चेंज होता तो उस चेंज को लेकर आने में टाइम लगता। जब होता थोड़ा समय तो वहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होती है, कम होती है, इन इलास्टिक होती है। जब ज़्यादा समय होता तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। अब है हैबिट्स तो आप जानते हो कि अगर आप उसके हैबिचुअल है तो आपकी इन इलास्टिक हो जाएगी। अगर आप उसको छोड़ सकते हो, भाई नहीं मिल रही तो चलो जाने दो, तो क्या हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी। जब आप किसी चीज़ को, आप यहाँ पर सारे भी जितने भी पॉइंट्स हैं आप उनको ये देख लेना कि जब आप किसी चीज़ को नहीं छोड़ पाते हो तो वो इन इलास्टिक, जब आप उसको छोड़ पाते हो आराम से रिलैक्स होकर तो क्या हो जाएगी, इलास्टिक। थैंक यू यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।